गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 यानी कि असेसमेंट ईयर 22-23 के इनकम टैक्स फॉर्म्स यानी कि आईटीआर अवेलेबल हो गए हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। और इस आईटीआर को फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2022 है नॉन ऑडिट के केस में। आईटीआर फाइल करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी आईटीआर किस केस में एप्लीकेबल होगी, क्योंकि गलत आईटीआर फॉर्म का चयन करने से आपके द्वारा फाइल की गई आईटीआर इनवैलिड हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि इनकम टैक्स में 7 आईटीआर फॉर्म्स होते हैं, आईटीआर 1 से आईटीआर 7 तक। और आईटीआर फाइल करने से पहले करेक्ट आईटीआर को चूज करना आपके काम को काफी आसान कर देगा। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में बताने वाला हूं कि आपको करेक्ट आईटीआर फॉर्म कैसे चूज करना है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इनकम टैक्स में कुल 7 आईटीआर फॉर्म्स है, पर इंडिविजुअल के केस में सिर्फ 4 ही आईटीआर फॉर्म्स एप्लीकेबल होते हैं, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 एंड आईटीआर 4। आपको सिर्फ इन 4 इनकम टैक्स रिटर्न में से एक इनकम टैक्स रिटर्न को चूज करना है जो आपके लिए रेलेवेंट है। इंडिविजुअल्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले कैटेगरी में सैलरीड पर्सन आएंगे, यानी कि वो पर्सन जो कहीं जॉब करते हैं, एंड दूसरे कैटेगरी में वो पर्सन आएंगे जो अपना बिजनेस करते हैं, यानी कि जो बिजनेसमैन है या प्रोप्राइटर से वो सेकंड कैटेगरी में आएंगे। सो अगर आप केवल एक सैलरीड पर्सन हैं तो आपके लिए सिर्फ ये 2 फॉर्म रेलेवेंट है, आईटीआर 1 एंड आईटीआर 2। वैसे ही अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर प्रोप्राइटर है तो आपके लिए सिर्फ ये 2 फॉर्म रेलेवेंट है, आईटीआर 3 एंड आईटीआर 4। आइए समझते हैं कि सैलरीड पर्सन के लिए आईटीआर फॉर्म कैसे चूज करना है। आईटीआर 1 की अगर बात करें तो ये सबसे कॉमन फॉर्म है एंड मोस्ट केसेस में आईटीआर 1 फॉर्म ही सैलरीड पर्सन के लिए रेलेवेंट होता है। आइए देखते हैं कौन से सैलरीड पर्सन आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। आईटीआर 1 भरने के लिए कुछ कंडीशंस दी गई है, अगर आप वो कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। आईटीआर 1 फाइल करने की सबसे पहली कंडीशन है आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए, यानी कि एनआरआई इस फॉर्म को फाइल नहीं कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन है आपकी जो टोटल इनकम है एक फाइनेंशियल ईयर में वो 50 लाख को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है आपके जो इनकम के सोर्स होंगे वो ये 3 सोर्सेस के अलावा नहीं होने चाहिए। क्या क्या है वो सोर्सेस? पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी। बहुत ऑब्वियस है, जब सैलरी के लिए बात कर रहे हैं तो इनकम फ्रॉम सैलरी तो होगा ही। दूसरा है इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आप कोई रेंट अर्न कर रहे हो एक घर से तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा घर से इनकम है तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। तीसरा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यानी कि सपोज आपको अपने सेविंग्स अकाउंट से इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर आपके फिक्स डिपॉजिट पर आपने कोई इंटरेस्ट अर्न किया है, तो उस केस में आप उस इंटरेस्ट को यहां शो कर सकते हैं। पर कोई भी कैजुअल इनकम जैसे कि लॉटरी से या फिर कोई हॉर्स रेस से या फिर कोई लीगल गैम्बलिंग से अगर आप कोई इनकम अर्न करते हैं तो आप उस इनकम को यहां शो नहीं कर सकते हो, तो उस केस में आईटीआर 1 आप पर एप्लीकेबल नहीं होगा। चौथी कंडीशन है एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000, यानी कि अगर आप 5,000 रुपए से ज्यादा एग्रीकल्चर इनकम अर्न कर रहे हो तो आप आईटीआर 1 फॉर्म भर नहीं सकते हो। अगली कंडीशन है आपके पास फॉरेन में कोई भी एसेट नहीं होनी चाहिए, जैसे कि अगर आप फॉरेन में कोई घर वगैरह खरीदते हैं तो आप पर आईटीआर 1 फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट कंडीशन है कि अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो चाहे आप सैलरी इनकम अर्न कर रहे हो तो भी आप आईटीआर 1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं, या फिर आपने किसी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स को होल्ड कर रखा है तो भी आप आईटीआर 1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं। ये तो थी आईटीआर 1 के सारे कंडीशंस। अब समझते हैं आईटीआर 2
किस कंडीशंस पर एप्लीकेबल होगा। ITR 2 की अगर बात करें तो अगर सिंपली कहा जाए कि वो सैलरीड पर्सन जो ITR 1 के लिए एलिजिबल नहीं है वो ITR 2 फाइल कर सकते हैं। तो कौन से पर्सन ITR 1 फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है, 1 बाय 1 कंडीशन से चलते हैं। सबसे पहली कंडीशन थी रेसिडेंट इंडिविजुअल। तो चाहे आप सैलरीड पर्सन हैं पर आप NRI है तो आपके लिए ITR 2 एप्लीकेबल होगा। दूसरी कंडीशन, अगर आपकी साल भर की टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो फिर आपको ITR 2 फाइल करना होगा। अब आता है तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में आप ये जो 3 सोर्सेस है उसके अलावा आपके कोई और सोर्स से इनकम है तो फिर ITR 2 फाइल करना होगा। अब सपोज हमने कोई शेयर्स या म्यूचुअल फंड सेल करके कोई कैपिटल गेन अर्न किया है, या फिर सपोज हमने कोई लैंड या फिर बिल्डिंग बेचकर कैपिटल गेन अर्न किया है, या फिर आपकी कोई कैजुअल इनकम है, तो उस केस में आप पर ITR 2 एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा है तो उस केस में भी आपको ITR 2 फाइल करना होगा। ऐसे ही अगर आपका फॉरेन में कोई एसेट है, या फिर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है, या फिर आप किसी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हैं, तो भी आपको ITR 2 फाइल करना होगा। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकलकर सामने आती है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जिसे हम फाटका भी कहते हैं, या फिर फ्यूचर्स, ऑप्शंस और या फिर डेरिवेटिव्स में डील करते हैं, तो उस केस में आप ना ही ITR 1 फाइल कर सकते हैं और ना ही ITR 2 फाइल कर सकते हैं। उस केस में आपको ITR 3 फाइल करना होगा। आने वाले दिनों में हम इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि कैसे इंट्राडे, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड डेरिवेटिव्स के टैक्स ट्रीटमेंट्स ITR 3 में ट्रीट होते हैं। ये तो हमने बात कर ली सैलरीड पर्सन के बारे में। अब बात करते हैं बिजनेसमैन या प्रोप्राइटर्स के लिए। बिजनेसमैन या फिर प्रोप्राइटर्स के लिए ये 2 फॉर्म यानी कि ITR 3 या फिर ITR 4 एप्लीकेबल है। पहले हम बात कर लेते हैं ITR 4 के बारे में, फिर हम बात करेंगे ITR 3 के बारे में। तो क्या क्या है ITR 4 की कंडीशंस? पहली है आपकी टोटल इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में अप टू 50 लाख तक होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन है आपके जो इनकम के सोर्स होंगे वो सिर्फ इन 4 सोर्सेस से होंगे। अगर इसके अलावा होंगे तो फिर आपको ITR 3 फाइल करना होगा। तो सबसे पहला सोर्स है इनकम फ्रॉम सैलरी। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो गए क्योंकि सैलरीड के लिए तो हमने ITR 1 एंड ITR 2 देखा था, पर यहां पर उन टैक्स पेयर्स की बात हो रही है जिनके बिजनेस के साथ साथ सैलरी इनकम भी है। जैसे कोई सपोज कीजिए कोई पार्ट टाइम 2 घंटे या फिर 3 घंटे के लिए काम करता है एज ए एम्प्लॉय और साथ में अपना बिजनेस भी ऑपरेट करता है, या फिर उस फाइनेंशियल ईयर में उसने 4 महीने जॉब किया, फिर जॉब छोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट किया बाकी के 8 महीनों के लिए, तो वो केस भी यहाँ पर कवर होगा। दूसरा कंडीशन है इनकम फ्रॉम 1 हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर भी इनकम केवल एक हाउस प्रॉपर्टी से होनी चाहिए, जैसे हमने ITR 1 में देखा था। अगली है इनकम फ्रॉम बिजनेस या फिर प्रोफेशन। तो ऑब्वियसली हम बिजनेस का ITR फाइल कर रहे हैं तो इनकम फ्रॉम बिजनेस या फिर प्रोफेशन तो होगा ही। एंड चौथा सोर्स है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगेन ये फिर भी सेम कंसेप्ट लगेगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कैजुअल इनकम नहीं होगा, जैसे कि हमने ITR 1 में देखा था। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से आपके फॉरेन में कोई एसेट नहीं होने चाहिए, आप किसी कंपनी में डायरेक्टर या फिर किसी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड करने नहीं चाहिए। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके जो बिजनेस का टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके जो बिजनेस का सेल्स है वो 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करे उस फाइनेंशियल ईयर में। तो अगर आप ये सारे कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक सुविधा देता है कि अगर आप स्मॉल बिजनेसमैन हो तो आपको कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने की जरूरत नहीं है, सारे बही खाते रखने की जरूरत भी नहीं है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक ऑप्शन देता है कि आप सारे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन मत करो, सिर्फ जो टर्नओवर या फिर जो सेल होगा उसको आप मेंटेन करके चलो और उसका आप एक फिक्स परसेंटेज पर
टैक्स दे दो। अगर आपके सेल्स सारे डिजिटली मोड यानी कि बैंक, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, आईएमपीएस चेक्स द्वारा हुए हैं तो अपने टर्नओवर का 6% टैक्स आप दे दो। और अगर आपके सेल्स कैश में हुए हैं, जैसे कि किराने की दुकान में ज्यादातर लोग घर का राशन कैश में ही लेते हैं, तो उस केस में टर्नओवर का 8% के रेट से आप टैक्स अदा कर दो। इस पूरे ऑप्शन को प्रेजम्पटिव इनकम माना जाता है, जहां पर आप अपनी इनकम को प्रिज्यूम या फिर एज्यूम कर लेते हैं 6% या फिर 8% के दर से। ये एक ऑप्शन है, सहूलियत है, आप इसको चूज भी कर सकते हैं या फिर नहीं भी। अगर आपको लगता है कि आपका प्रॉफिट 3% या फिर 4% है, तो भले आप ये सारे कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, आप अपने कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करके ITR 3 फाइल कर सकते हो। ये जो प्रेजम्पटिव टैक्सेशन का ऑप्शन रहता है वो रहता है सेक्शन 44 AD में, सेक्शन 44 ADA में एंड सेक्शन 44 AE में। सेक्शन 44 AD स्मॉल बिजनेसमैन के लिए होता है, सेक्शन 44 ADA प्रोफेशन वालों के लिए जैसे कि CA, डॉक्टर्स एक्सेट्रा, एंड सेक्शन 44 AE ट्रांसपोर्ट वालों के लिए होता है। उनके इनकम कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है, उनका इनकम उनके नंबर ऑफ ट्रक्स के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो अगर आप ये प्रेजेंटिव ऑप्शन चूज करते हो तो आप ITR 4 फाइल करोगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जहां पर मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, अगर आपकी कोई इनकम कमीशन या फिर ब्रोकरेज से आ रही है, जैसे कि आप LIC के एजेंट हो या फिर किसी हेल्थ इंश्योरेंस के एजेंट हो और आपकी कोई कमीशन इनकम आ रही है, तो उस केस में आपको कंपल्सरीली ITR 3 फाइल करना हो। अब देखते हैं ITR 3 कौन फाइल कर सकता है। तो अगेन सिंपली अगर कहे कि वो बिजनेसमैन इसमें से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं करते हैं, जैसे कि अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा है या फिर कोई और सोर्सेज से भी इनकम है, जैसे कि कैपिटल गेन है या फिर आपकी कोई कैजुअल इनकम है या फिर एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा है, आपके फॉरेन में एसेट है या आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है या फिर किसी कंपनी के आप अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हैं और अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड करता है, तो इस केस में आपको ITR 3 फाइल करना होगा। अगर ITR 5 की बात करें तो वो फर्म्स, LLP यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, स्टेट ऑफ डिजीज्ड, स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट, बिजनेस ट्रस्ट एंड इन्वेस्टमेंट फंड, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड लोकल अथॉरिटी को एप्लीकेबल होता है। वहीं अगर ITR 6 की बात करें तो ये ITR हर कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे वो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हो या फिर कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से हो। लास्ट है ITR 7। किसी टैक्स पेयर्स के लिए ऊपर के 6 फॉर्म्स एप्लीकेबल नहीं है तो वो ITR 7 फाइल करेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है चैरिटेबल ट्रस्ट। तो आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।